नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका तुभ्यम की टू सक्सेस में। पिछले वीडियो में आपसे बात हुई थी संख्या और अंक के बारे में, और उस वीडियो में आपके पास मैं दो क्वेश्चन छोड़ा था। एक क्वेश्चन संख्या पद्धति क्या होता है, ये नाम कैसे आया था, ये इसका अर्थ क्या होता है, मैं बोला था कि अगले वीडियो में इस पे मैं डिस्कस करूंगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्यवहारिक रूप से जो हम जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं, क्या यही होते हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकते हैं, क्या इससे कम हो सकते हैं। इन बातों पे चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने ये दूसरा वीडियो लेके आया हूं। तो इस पे शुरू करते हैं पहले संख्या पद्धति पे। संख्या पद्धति, जरा नाम पे देखिए, संख्या पद्धति। अगर मैं इसमें बीच में ऐड कर दूं संख्या को लिखने की पद्धति, इसमें होता क्या है कि संख्या को लिखने की पद्धति, संख्या को लिखने की पद्धति यहां आती है। मतलब संख्याओं को लिखा कैसे जाता है, संख्याओं को निरूपित कैसे किया जाता है। और जैसे ही मैं संख्याओं के निरूपण की बात कर रहा हूं तो आपको तुरंत ध्यान आएगा, मेरा पिछला वीडियो उसमें बताया था कि संख्याओं को निरूपित करते हैं अंक से। संख्याओं को निरूपित करने का आधार ही अंक होता है। तो ऐसे में अगर मैं संख्याओं के निरूपण की पद्धति को बांटना चाहूं, अलग अलग प्रकार में मैं इसको बांटना चाहूं, तो आपको समझ में आएगा कि इसको बांटने का आधार भी क्या होगा, अंक होगा। क्योंकि लिखने की प्रकृति, जो लिखने की पद्धति है वो भी अंक पर ही आधारित है, तो बांटने का आधार भी क्या होगा, अंक होगा। और इस हिसाब से संख्याओं के लिखने की पद्धतियों को कई प्रकार में बांटा जाता है, जिसमें से कुछ हमको यहाँ जानने होते हैं, जिनके नाम मैंने ऐसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, पहला नाम आपके सामने है डेसिमल सिस्टम, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं दाशमिक पद्धति। दाशमिक पद्धति, डेसिमल सिस्टम यानी दाशमिक पद्धति, ये सबसे ज्यादा व्यवहारिक पद्धति है। आम लोग, हम आप हमेशा इसी पद्धति में मैथ को या फिर संख्याओं को पढ़ते हैं, लिखते हैं, और इसी में हमको अपना आगे का सारा मैथ पढ़ना है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं दाशमिक पद्धति। इसमें हमको मिलते हैं अंक 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल 10 अंक आपको यहां मिलते हैं। जी हाँ, ये जो हम इसके पहले वीडियो में आपसे चर्चा की है, या फिर व्यवहार के रूप में आप जानते हैं कि कुल 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं। ये 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते तो हैं, लेकिन ये एकदम व्यवहारिक पद्धति, जो संख्याओं को लिखने की पद्धति है, दाशमिक पद्धति, उसमें होते हैं। और अभी मैं बताया हूं कि संख्या पद्धति यानी संख्याओं के लिखने की पद्धति अलग अलग प्रकार से बांटी गई है अंकों के आधार पर। तो यहाँ पर जो 10 अंक है, इसका नाम दाशमिक इसीलिए पड़ा ही है क्योंकि यहाँ पर हम कुल 10 अंकों से संख्याओं को निरूपित करते हैं। अब इन 10 अंकों का प्रयोग करके हम हर तरह की संख्याओं को निरूपित कर लेते हैं, चाहे वो 1 2 3 4 5 हो, चाहे वो 1000 10,000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, किसी भी तरह की संख्याएं हैं, हम इस दाशमिक पद्धति में केवल 0 से लेकर 9 अंक में 10 अंकों का इस्तेमाल करके निरूपित करते हैं। फिर अगर मैं आता हूं दूसरे नाम पर, तो ये है बाइनरी सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विआधारीय पद्धति। द्विआधारीय पद्धति, जरा नाम पर ध्यान दीजिए। द्वि का मतलब हुआ दो, और आधारीय, आधारी मतलब आधार, और संख्याओं को निरूपित करने का आधार क्या है, अंक। मतलब द्विआधारी, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं द्विअंकीय। तो यहां पर आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि द्विअंकीय पद्धति है। इसका मतलब इसमें आपको केवल संख्याओं को निरूपित करने के लिए मिलते हैं 2 अंक। इन्हीं 2 अंकों का प्रयोग करके आपको यहां पर सारी संख्याओं को निरूपण किया जाता है। अब इसमें संख्याओं को लिखने का प्रकार, जैसे आप 0 0 1 1 0 1, इस तरीके से संख्याएं लिखी जाती हैं। इस तरह से आप कोई भी संख्या 1 1 1 1, इस तरह से, ये सब एक टाइप है यह द्विआधारी पद्धति में। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि केवल 0 और 1, केवल 2 टाइप की संख्याएं हैं, 2 टाइप के अंक आपको यहां पर यूज किए जा रहे हैं, 0 और अंक। तो द्विआधारी पद्धति में केवल 2 अंकों के इस्तेमाल, 0 और 1 के इस्तेमाल से आपको सारे संख्याएं बनानी होते हैं। वो 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 1000 संख्या, कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं, सारी संख्याएं आपको केवल इन 2 अंकों के प्रयोग से लिखी जाती हैं, और इसीलिए इसको द्विआधारी पद्धति बोलते हैं। तो पहला चीज आपको यहां से क्लियर हो गया है कि ये जरूरी नहीं है कि 0 से 9 तक केवल 10 अंक ही बोले जाएं। ये 10 अंक दाशमिक पद्धति में होते हैं। जब से ये आप पद्धति को चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पर केवल 0 और 1 2 अंक मिलते हैं, जिसको हम द्विआधारी पद्धति बोलते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये 0 1 0 1 करके हम अगर संख्याओं को लिखने जाएं, इतनी ज्यादा संख्याएं हैं,
तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये व्यवहारिक पद्धति नहीं है, इसको हम आम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये इस्तेमाल कहाँ होता है? ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इन सबों में आपको यह बाइनरी सिस्टम, ये द्विआधारी पद्धति यहाँ इस्तेमाल की जाती है। और वहां इस्तेमाल होने का कारण ये है कि यहाँ पर ये जो 0 और 1 केवल 2 होते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फिट करना ऑन ऑफ के हिसाब से बहुत आसान होता है, इसलिए इस प्रणाली को वहां पर यूज करते हैं। फिर इसी तरह से आगे आप जाएंगे तो और भी सिस्टम आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पर ऑक्टल सिस्टम है। ऑक्टल सिस्टम में आपको टोटल नाम से ही पता चल रहा होगा कि 8 अंक मिलते हैं 0 से लेकर 7 तक। इसी तरह से आप हेक्साडेसिमल सिस्टम में जाते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 16 अंक मिलते हैं। हेक्साडेसिमल यहाँ पर आपको टोटल कितने मिलते हैं? 16 अंक मिलते हैं। लेकिन फिर आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे कि ये जो 16 अंक होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं और इसके बाद जो 6 बच रहे हैं वो ए से लेकर एफ तक के लेटर्स होते हैं। यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं होता है, ए से लेकर एफ तक, यानी 10 के लिए ये वाला चिन्ह, फिर 11 के लिए बी, फिर इस तरह से करके चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग करके हम पूरी संख्याओं को लिखते हैं। तो यहाँ आप ये भी समझ में आया होगा कि जरूरी नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5 जो है यही अंक हो। अंक बस संख्याओं को निरूपित करने के चिन्ह होते हैं। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि अंक कुछ नहीं होते हैं, अंक बस संख्याओं को निरूपित करने के लिए चिन्ह होते हैं। आप अंक 0, 1, 2, 3, 4 की तरह लिखेंगे तो वो भी, अगर आप हम संख्याओं को ABCD करके निरूपित करने जाएं तो वो भी एक चिन्ह होगा और ये भी अंक ही कहलाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में 0 से 9 और A से F तक मिला के कुल 16 अंक प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन मित्रों, आपको यहाँ जानना होगा कि जो चीज पढ़ना है वो तो हमको समझना है, लेकिन कुछ चीजें जो छोड़नी होती है परीक्षा के दृष्टिकोण से वो भी बहुत जाना जरूरी होता है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हेक्साडेसिमल और ऑक्टल सिस्टम है ये हमारे परीक्षा में जरा भी उपयोगी नहीं है, इससे कोई प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न कहाँ से बनते हैं? बाइनरी सिस्टम से। और यहाँ से भी एक निर्धारित टाइप का एक प्रश्न बनेगा, वो प्रश्न होता है कन्वर्जन का। यानी आपको डेसिमल सिस्टम के संख्याओं को जो हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं 10, 20, 12, 25, इसको बाइनरी में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी सिस्टम यानी द्विआधारी सिस्टम की जो संख्याएं हैं, जैसे ये वाली संख्याएं, इसको हम वापस दार्शनिक पद्धति में कैसे ले जाएंगे। बस इतना चीज आपको यहाँ पर बाइनरी सिस्टम से पढ़ना रहता है और पेपर में यही चीज आती है। फिर आते हैं हम नॉर्मल अपने डेसिमल सिस्टम पे। डेसिमल सिस्टम दार्शनिक पद्धति, इसी में हमको अपना सारा मैथ पढ़ना है, चाहे वो मैथ का हम कोई भी चैप्टर पढ़ें, सारा मैथ हमको इसी प्रणाली में पढ़ना रहता है। आपका सबसे व्यवहारिक प्रणाली है, इसमें आप पढ़ते भी हैं। अब अगर मैं इसमें संख्याओं के निरूपण की बात करूं तो जरा आप ध्यान दीजिए। मेरे पास 0 से लेकर 9 तक अंक है, तो 0 से लेकर 9 तक अंक है, तो मैं अगर संख्याओं को लिखने जाऊं तो मैं कैसे लिखूंगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक तो हो गया। लेकिन जैसे ही मैं अब अगला संख्या लिखने जाऊंगा 10, तो 10 लिखने के लिए हम करते क्या है कि इसके नीचे यहां अब एक और फिर से 0 लिखते हैं और उसके बाद यहां 1 लगाते हैं। और ये जरूरी भी है। आप खुद सोचिए कि जब सारे अंकों का मैं प्रयोग कर चुका हूं तो अब अगला अंक लिखने के लिए, अगली संख्या लिखने के लिए मैं अब कौन सा अंक लेके आऊंगा? इसी में से कोई लेके आऊंगा और इसी में से कोई लेके आऊंगा, तो फिर वो पुराना संख्या बन जाएगा। तो इसके लिए अब एक प्रणाली निश्चित की जाती है जिसमें हम एक पैटर्न बनाते हैं जिसमें हम संख्याओं को निरूपित करते हैं। और वो होता कैसे है कि 0 से लेकर 9 तक तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन फिर जैसे ही इससे बड़े पे जाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, आगे वाला फिर से अब 0 का क्रम शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाएं साइड आके एक और संख्या यहां पर 1 लिख देते हैं। अब यहां से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जैसे आप ये लिख देते हैं तो अब उसके बाद से फिर मैं आगे इसके संख्याओं लिखता हूं, तो फिर ये 11, फिर उसके बाद से 12, फिर उसके बाद से 13, इस तरह से संख्याएं आप लिखते जाते हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है कि अब पहले तो ये सारी संख्याएं 1 अंक की थी, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर पहुंचा हूं 9 के बाद, तो अब ये संख्या क्या हुई है, 2 अंक की बदल गई है। लेकिन अभी भी इसमें अंक वही 1, 2, 3, 4 वाले ही प्रयोग होंगे। तो यहाँ अंतर कैसे किया जाएगा कि एक ही संख्या में अगर 2 तरह की, जैसे मान लिया यहाँ पर 11, ये 11 एक अंक है, सॉरी एक संख्या है, तो यहाँ पर ये वाला अंक और ये वाला अंक दोनों एक ही लिखा गया है, लेकिन इसको 11 हम पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं, ये निर्धारण कैसे होगा कि इसका मान कुछ और है, इसका मान कुछ और है। तो यहाँ पर ये प्रणाली इसी प्रकार से विकसित की गई है। और यहाँ पर अब हम हर किसी भी संख्या में स्थान विशेष पे अंक का मान देखते हैं
और इसी को स्थानीय मान कहते हैं। किसी भी संख्या में उस अंक का स्थानीय मान। जैसे मैं आपको समझाऊं, कोई एक संख्या लिख लीजिए 9 5 6 7, ये हो गया। अब जब हम इस तरह से संख्याओं को लिखते हैं तो अंकों से मिलकर ये संख्या बनी तो है, लेकिन हर स्थान का, ये वाला स्थान, फिर ये वाला स्थान, ये वाला स्थान, ये वाला स्थान, या फिर इसके आगे अगर वो स्थान आते हैं, सबका एक विशेष मान होता है। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई का स्थान। ये क्या होता है, इकाई का स्थान होता है, यानी वंश। उसके बाद से फिर ये टेंस होता है, दहाई। उसके बाद ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है। ये प्लेस होता है, ये निश्चित होता है कि जैसे ही हम पहले वाले प्लेस पे लिखेंगे तो इसका स्थान जो होगा वो इकाई में गिना जाएगा, यानी, और जैसे ही हम अगले पे आते हैं तो वो पुराने वाले का 10 गुना हो जाएगा, यानी दहाई हो जाएगा। फिर मैं अगले वाले पे आता हूं तो पुराने वाले का 10 गुना हो जाएगा, यानी 10 का 10 गुना कितना हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। या फिर ये समझिए, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका 10 गुना हो गया, सैकड़ा हो जाएगा। फिर जैसे ही आगे जाएंगे फिर 10 गुना हो जाएगा, हजार हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़। ये भारतीय प्रणाली है। इस सिस्टम में हम ऐसे संख्याओं को समझते हैं। तो हर पोजीशन जो है उसके हिसाब से मान क्या हो रहा है, अंक का बदलता रहता है। और इस हिसाब से किसी भी संख्या में जो अंक प्रयोग किए जाते हैं, उन अंकों का 2 तरह का मान होता है। एक मान होता है जिसको हम बोलते हैं जातीय मान या फिर अंकीय मान, यानी किसी संख्या में जो अंक प्रयोग किए गए हैं सीधा सीधा उसका जो मान होता है। जैसे ये 7 लिखा हुआ है तो इसका मान क्या हो गया, 7। तो ये अगर मैं इसको 7 इसका मान बोलता हूं तो ये इसका क्या हो गया, जातीय मान। ये 6 लिखा हुआ है तो ये 6 अंक है ना, तो ये सीधा सीधा जो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, जो चेहरे पे दिख रहा है। तो ये 6 यहां पर दिख रहा है तो इसका जातीय मान या फेस वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है। इसी तरह से 5 इस पे इसकी क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू 5, इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फेस वैल्यू मतलब जो अंक सामने आपको दिख रहा है, सीधा सीधा जो सामने दिख रहा है वही क्या होता है, उसका फेस वैल्यू, यानी अंकीय मान या फिर जातीय मान। लेकिन जब हम आते हैं स्थानीय मान पर, तो किसी भी संख्या में प्रयोग किए गए अंकों का उनके स्थान के कारण जो मान होता है, उनके स्थान के कारण जो मान होता है वही उसका क्या होता है, स्थानीय मान। जैसे 7 है। अब ये 7 मैं बताया हूं कि इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है। इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है तो 7 का स्थानीय मान यानी 7 गुणे हम क्या करेंगे, 1, और ये 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 6 पे आते हैं तो 6 का जो फेस वैल्यू है वो तो 6 है सामने से जो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसके प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, जैसे हम इसकी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो ये 6 तो है, लेकिन चूंकि ये दहाई के स्थान पे है तो इसमें मैं क्या करूंगा, 10 से गुणा करूंगा और इसका मान क्या हो जाएगा, अब 60 हो जाएगा। इसी तरह से मैं तीसरे पे आता हूं। ये किस स्थान पे है, सैकड़ा पे। तो ये सैकड़ा पे है यानी 100 पे है, तो मैं 5 इसका ये मान है, और ये चूंकि 100 पे है तो इसमें मैं 100 से गुणा करूंगा और इसका मान कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर इसकी बात करूं 9 वाले का, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे, क्योंकि ये 1000 पे है, 1000 पे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9000। तो आप यहां से अब समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या में जो अंक प्रयोग किए जाते हैं उन अंकों का 2 तरह से मान होता है। एक मान होता है जो सीधा सीधा उनके चेहरे पे दिखता है, जो सामने हमको दिख रहा है, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, और वही उसका जातीय मान कहलाता है। और दूसरा मान होता है स्थानीय मान, जो उस संख्या के स्थान विशेष के कारण होता है। किसी भी संख्या में जो अंक है उनकी जिस स्थान पर है उसके अकॉर्डिंग जो उसका मान होता है वही क्या होता है, उसका स्थानीय मान हो जाता है। अब अगर ये स्थानीय मान हो गया तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, कुछ नहीं करना है। कोई भी संख्या आपको मिल जाए, जैसे कोई भी संख्या आपको मिल जाए। अब अगर हमको जब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको जातीय मान पूछता है किसी भी अंक का, 6, 7, 5, 2, 9, जिसका भी जातीय मान पूछेगा, यानी जिसका भी फेस वैल्यू निकालना होगा, वही मान सीधे सीधे आप बता देंगे। 6 का 6, 7 का 7, 5 का 5, 2 का 2, 9 का 9। लेकिन जैसे ही स्थानीय मान की बात होती है तो स्थानीय मान के लिए हमेशा क्या करते हैं हम, जैसे ये पहले स्थान पे है, दाहिने साइड में पहले स्थान पे है, तो इसका जो मान ये है यही मान रहेगा 9, इसके आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उसके आगे आते हैं, ये 2, अब 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 2 के बाद हम 1 0 लगा देंगे। ये इस 2 का क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया।
5 का स्थानीय मान 5 लिखें और उसके आगे कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो, 500, ये क्या हो गया इसका स्थानीय मान। 7 का 7 के बाद 3 जीरो, 6 का 6 के बाद 4 जीरो, यानी 9 पहले स्थान पे, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगाए, तो ये क्या हो गया 9 का 9 हो गया। 2 का 20, 1 जीरो लगा दिए, 5 के बाद 2 जीरो, 7 के बाद 3 जीरो और 6 के बाद 4 जीरो। इसी हिसाब से आप किसी भी संख्या में प्रयोग अंकों का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे अब आपको ये भी समझना होगा कि किसी भी संख्या में अगर एक ही अंक 2 बार आ जाए, जैसे मान लिख दिए 2 5 2 6, ये मैं लिख दिया। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक इस संख्या में ये 2 बार आ गया है, तो अगर मैं इसके अंकीय मान की बात करूं तो ये 2 हो जाए ये 2 हो, फेस वैल्यू दोनों का मान क्या होगा 2 ही होगा, लेकिन जैसे मैं प्लेस वैल्यू की बात करूंगा तो इसका मान 20 होगा, क्योंकि इसके बाद केवल एक ही जीरो बनेगा ना, और इसका मान क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर कोई अंक 2 बार आया है 3 बार आया है तो उसके स्थानीय मान क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अंकीय मान समान होंगे। यहां पर मैं आपको अब कुछ पॉइंट्स नोट करवाना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। या तो ये इस पॉइंट, ये जो नोट है ये आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में मिल जाएगा और ये पूछेगा कि बताइए ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, या फिर आपको एक क्वेश्चन बनता है सत्य असत्य वाला, जैसे उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, छांटिए। तो उसमें 3-4 स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, तो 3-4 स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, तो उसमें से स्टेटमेंट इन्हीं सब पॉइंट से, जरा भी कॉन्सेप्चुअल जब पेपर बनता है तो इन्हीं सब पॉइंट से क्वेश्चन उठा के आपको दे दिए जाते हैं उसमें। जैसे अगर मैं आपको पहला पॉइंट बताना चाहूंगा तो एक पॉइंट आप नोट कीजिए कि किसी भी संख्या में किसी अंक का, किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, किसी एक ही अंक का जातीय मान हमेशा सेम होता है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि आप, बेहतर होगा कि जब भी आप मैथ पढ़ते हैं तो आप एक कॉपी लेके नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे क्योंकि मैं यहां पर पहले ही बता चुका हूं कि आपको फैक्चुअल चीजों के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी बताऊंगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस बताऊंगा। तो ये जो पॉइंट्स पे ये नोट्स बता रहा हूं, अगर आप इसको नोट करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, तो आप इसको बाद में अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और अगर आप इसको एक बार याद कर लेंगे या फिर ध्यान में रखे रहेंगे तो आगे आपको बहुत फायदा करेगा। तो पहला पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं कि किसी भी संख्या में किसी विशेष अंक का फेस वैल्यू यानी जाति मान जो होता है वो हमेशा सेम होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पे आया हो। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं 2 इसका भी मान होगा, 2 इसका मान होगा। दूसरा पॉइंट, किसी भी संख्या में किसी अंक का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान हमेशा क्या होगा, अलग अलग होगा। यहां पर एक एक्सेप्शन होगा 0 को छोड़कर, जो कि मैं अभी आगे बताता हूं। यहां पर क्या हो रहा है कि स्थानीय मान हमेशा अलग अलग होगा, क्योंकि एक स्थान पे अगर कोई एक अंक आ गया तो अब ये 2 इसी पे तो फिर से नहीं आ सकता ना, अब ये कहीं ना कहीं और आएगा, और जैसे ही इसका स्थान बदलेगा तो इसका स्थानीय मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। भले ही इसका फेस वैल्यू चेंज ना हो लेकिन स्थानीय मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यानी स्थानीय मान तो बदलता है लेकिन अंकीय मान हमेशा सेम होता है। फिर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इसके बाद एक पॉइंट और नोट कीजिए कि वो कौन सा स्थान, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वो कौन सा ऐसा स्थान है किसी भी संख्या में जहां पर स्थानीय मान, किसी भी अंक का स्थानीय मान और जातीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों समान होता है। आप यहां पर देखिए, मैं ऐसे एग्जांपल लिया हूं, कहां गया ये, मैं आपसे पूछूं ये 9 है और इसका बताइए आप फेस वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है फेस वैल्यू मतलब जो सामने दिख रहा है 9, और अगर मैं आपसे प्लेस वैल्यू पूछूं तो यहां पर भी आपको दिख रहा है कि 9, क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है तो मैं 0 लगाऊंगा नहीं। तो इसका मतलब ये 9 है, इकाई के स्थान पे है, तो इसका मतलब इकाई के स्थान पर जो भी है, चाहे ये देखिए यहां पर भी ये 6 है और यहां पर 7 है और ये भी यहां पर 7 होगा। तो इसका मतलब इकाई का स्थान, किसी भी संख्या में इकाई, वंस प्लेस वो स्थान है जहां पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा बराबर होती है। एकदम पॉइंट नोट करने वाली बात है। ये सत्य असत्य वाले में हम अक्सर आपके सामने क्वेश्चन इस तरह के आपको मिल जाएंगे, या फिर अगर जरा सा भी कोई कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस दे सकता है कि वो कौन सा स्थान है जिसपे स्थानीय मान और जातीय मान दोनों समान होते हैं, तो वो कौन सा मान है, इकाई का स्थान है। फिर एक और आपको नोट में बताऊं तो एक नोट आपके सामने ये आएगा कि वो कौन सा अंक है
वो कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान, यानी स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और दूसरा फेस वैल्यू, कौन सा ऐसा अंक है जिसका हमेशा सेम रहता है। किसी भी संख्या में ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा सेम रहता है। तो अगर मैं आपको यहां पर समझाना चाहूं, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं 2057, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं इस जीरो पे जरा विचार कीजिए, ये जीरो है और इसका फेस वैल्यू क्या होगा। तो जीरो है तो इसका फेस वैल्यू जो होगा वो होगा जीरो के सामने जो फेस पे दिख रहा है वही जीरो। लेकिन जैसे ही मैं इसके प्लेस वैल्यू की बात करूंगा तो आपको पता है कि जीरो और इसके आगे जितना अंक है उतना हम और जीरो लगा देंगे। तो एक जीरो लिखो चाहे 3 जीरो लिखे, मतलब क्या होगा, जीरो ही तो होगा। तो इसका मतलब इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी जीरो, अब मैं यहां जीरो लिखूं, चाहे मैं इसको जीरो बना दिया होता, अगर मैं 5 की जगह यहां जीरो बना दिया होता तब भी इसकी फेस वैल्यू जीरो होती और प्लेस वैल्यू की बात करता तो वो भी क्या हो जाती, जीरो हो जाती। यानी जीरो एक ऐसा अंक होता है जो किसी भी संख्या में जब प्रयोग किया जाता है तो उसका स्थानीय मान और उसका जातीय मान हमेशा समान होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ये जो 4 पॉइंट्स मैं बताया हूं इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपके कॉन्सेप्चुअल पेपर्स में तुरंत क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जैसे सीटेट वगैरह में तो इस तरह से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर मित्रों अब मैं आगे आपसे बात करना चाहूंगा कि इसमें और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरह से इस पे आपको क्वेश्चंस पेपर में मिल सकते हैं, उन क्वेश्चंस पे मैं बात करना चाहूंगा। उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि एक चीज आता है संख्याएं बनाना, संख्याएं निरूपित करना, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निरूपित करना, ये एक पॉइंट होता है। तो इसमें अगर आपको बताऊंगा कि एक जैसे आपसे कोई अगर कह दे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। क्या किया आपने, 1 लिखा और उसके आगे 2 अंक का बनाना था तो 1 जीरो बढ़ा दिया। मैं अगर कहता कि 3 अंकों की बताइए तो आप 1 जीरो और बढ़ा देते। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 जीरो और बढ़ा देंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 जीरो और बढ़ा देंगे। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना। जब सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो पहले तो हम 1 लिखेंगे और उसके बाद से जितने अंक का बोला रहेगा जीरो लगा के हम उसको उतने ही अंक का बना देंगे। अब जैसे ये टोटल 5 अंक का बना है तो इसका मतलब ये 5 अंक का सबसे छोटा संख्या होगा। जब हम बात करते हैं कि किसी निश्चित अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो वो तो और आसान होता है, कुछ नहीं करना है आपको, जितनी अंकों की बोलेगा उतने हम 9 लिख देते हैं। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 हो गई। 2 अंकों की बोलेंगे तो 2 बार 9 लिख दिए 99, 3 बार 999, फिर 4 अंकों के बोलेंगे 1 बार और 9 लिख दीजिए, 5 अंक बोलेगा 1 बार और, जितना बार बोले उतना बार आप 9 लगाते जाइए। ये निश्चित अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्याएं बनती जाएंगी। तो ये एकदम बेसिक पैटर्न हो जाता है जिससे आप ये निर्धारित करते हैं कि किसी निश्चित अंक में आपको कितने बड़ी बड़ी संख्याएं या फिर किसी निश्चित अंकों की कितनी छोटी छोटी संख्याएं आप कैसे निरूपित करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके सामने अभी आप कुछ क्वेश्चंस ले आना चाहता हूं जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं एक पैटर्न वाइज। तो उस पर मैं बारी बारी से आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए तो फ्रेंड्स जल्दी से आइए डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, खासकर सीटेट, यूपीटेट और पीआरटी यानी सुपर टेट में, वो जो पैटर्न होता है लगभग इसी तरह से होता है। तो हर टाइप की जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख दिया आपके सामने लेते आया हूँ। और जल्दी जल्दी देख लेते हैं फटाफट की कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लगाने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। बस आपको यहाँ पर समझना है कि एक पैटर्न बस समझना है कि हमको कैसे संख्याओं को बनाना है और आप उसके बाद से देखिएगा कि कैसे सारे क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। मैं आपको इसके पहले एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप सीटेट, यूपीटेट और पीआरटी की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर से परिषदीय विद्यालयों की किताबें, गणित की परिषदीय विद्यालयों की 6, 7, 8 या फिर एनसीईआरटी की आप उठा लीजिए 6, 7, 8 की किताबें, उससे आप मैथ को लगाएंगे तो वहां पर जो लेवल होता है और जो किस तरह से क्वेश्चन को बनाने का तरीका, जिस तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं सेम उससे उठा के क्वेश्चंस आपके पेपर में दे दिए जाते हैं। तो वहां से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2, 6, 7, 3, 9, ये 4 आपके सामने अंक दिए गए हैं। इनका प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है। बनाने का पैटर्न जरा समझेंगे। जैसे ही आपके सामने कुछ अंक दिए रहेंगे और आपको बोला जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या बनाई है या फिर सबसे छोटी संख्या बनाई, तो जब आपको बोला जाएगा सबसे बड़ी संख्या बनाई है तो हम करते क्या है, कुछ नहीं,
सबसे बड़ा वाला अंक चूज करते हैं, उसको लिख देते हैं। और उसके बाद से फिर उससे छोटा वाला अंक यानी 7 इसको लिख देते हैं, फिर उससे छोटा वाला अंक 6 और उससे छोटा वाला अंक 3 ये लिख देते हैं। यानी जब आपको सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़े वाले को पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बड़े से छोटे के क्रम में हम इन्हीं अंकों को अरेंज कर देते हैं और जो संख्या बन रही है 9763 यही इन 4 अंकों का प्रयोग कर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। बहुत सिंपल होगा, आप एकदम आराम से समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी बनाना है तो बड़े वाले को पहले रख दो, उसके बाद से उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, बस हो गया। इसी तरह अगर आपको छोटा बनाना है तो फिर कुछ नहीं करना, सबसे छोटे वाले को पकड़िए, सबसे पहले लिखिए, फिर उससे बड़ा यानी 6, फिर उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9, बस बन गया। तुरंत आप यहां से जब छोटी संख्या बनाने है सबसे छोटे वाले सबसे पहले रखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब ये जो 4 अंकों की संख्या बनी है यही इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। कुछ नहीं करना, पैटर्न आप एकदम, यही पैटर्न आपके हर क्वेश्चन में फॉलो होने वाला है, बस यही पैटर्न आपको समझना है। अगला एग्जांपल देखते हैं, 2 3 5 8 6 2 3 5 8 6 इसका प्रयोग करके हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। पैटर्न वही होगा, जब बड़ी बोला है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे भाई, बड़ी के लिए सबसे बड़े वाले को यानी 8 को पकड़ लो और उसके बाद से इधर रख दिए, 8 हो गया। उसके बाद से फिर क्या आएगा, 8 के बाद उससे छोटा 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2। ये जो 5 अंकों की संख्या बनी है 86,532 ये क्या है, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात की जाएगी तो फिर वही पैटर्न, सबसे छोटे वाले को सबसे पहले लिखेंगे यानी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और फिर 8, छोटे से बड़े के क्रम में लिख देंगे, सबसे छोटा वाला सबसे पहले। तो यहां से आप समझ गए कि सबसे छोटी संख्या ये 5 अंकों की ये बनेगी और सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पर आप देखिए 2 3 7 केवल 3 अंक दिया गया है और आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी या छोटी संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या बनानी है लेकिन केवल 3 अंकों से। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, समझना होगा कि जब केवल 3 ही अंक से 4 अंकों की संख्या बनानी है तो जाहिर सी बात है इसी में से किसी एक अंक को हमको रिपीट करना होगा, क्योंकि इस्तेमाल तो इन तीनों अंकों का हमको करना है। संख्या में ये तीनों अंक दिखने चाहिए लेकिन इसमें से कोई एक अंक 2 बार भी आ सकता है, तभी ये इन 3 अंकों का यूज करके 4 अंकों की संख्या बनेगी। तो कोई एक अंक 2 बार आ सकता है, तो अब हमको बड़ी संख्या बनानी है या छोटी संख्या बनानी है, इस हिसाब से हम चूज करेंगे कि कौन सा अंक 2 बार आएगा। जैसे अगर हमको बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ी संख्या का पैटर्न क्या था, सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिख दो, लिख दिए 7। उसके बाद से फिर क्या करना था, उससे छोटे वाले को लिख देना है 3। यहां पर अगर हम लिख देते हैं 3 और उसके बाद लिख देते हैं 2 तो क्या ये अब 4 अंकों की संख्या बनी? नहीं, हमको एक और अंक यहां पर लगाना पड़ेगा और वो अंक हम क्या करते हैं, जब सबसे बड़ी संख्या लिख दिए हैं और उसके बाद फिर हम यही वो अंक लगाते हैं। यहां पर अब हमको एक अंक को रिपीट करना है। अब हम डिसाइड करेंगे कि रिपीट कौन सा होगा। तो अगर हमको बड़ी संख्या बनानी है तो जाहिर सी बात हम रिपीट भी किसको करेंगे, बड़े अंक को करेंगे। इसका मतलब इसी 7 को हम क्या करते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। तो 7 के बाद फिर से 7 लिख दीजिए, उसके बाद जो बचा है 3 और 2 उसको लिख दीजिए। ये इन 3 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। तरीका वही है, बड़े से छोटे की तरफ हम जाएंगे, लेकिन चूंकि 3 ही अंक थे तो एक अंक को हमको रिपीट करना था और रिपीट हम जब बड़ी संख्या बनाएंगे तो रिपीट भी किसको करेंगे, बड़े वाले को करेंगे। जब हमको छोटी बनानी रहेगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी वाली को लिखेंगे, लिख दिए 2। लेकिन फिर हमको पता है कि 3 अंक है, बनानी है 4 अंकों की, तो फिर हमको रिपीट करना है और इस बार हमको छोटी संख्या बनानी है। तो हम रिपीट भी किसको करेंगे, सबसे छोटी वाली को। यानी 2 है तो फिर इसी 2 को रिपीट कर दीजिए। उसके बाद से फिर उससे बड़ी क्या थी, 3 और उससे बड़ी 7, ये लिख दीजिए। ये जो 4 अंकों की संख्या बनी है 2237, ये इन्हीं 3 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर है, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे कि पैटर्न वही है। जब हमको बड़ी बोलना है तो बड़ी वाले को पहले लिखिए, फिर उसको रिपीट कर दीजिए, फिर उसके बाद से बाकी लिख दीजिए। छोटी वाले बनाना है तो छोटी को पहले लिखिए, रिपीट कीजिए, फिर उसको बाकी को लिख दीजिए। बस आगे क्वेश्चन में देखें, 5 और 8 केवल 2 अंक दिए हैं, फिर से 4 अंकों की संख्या बनानी है, यानी फिर से रिपीट करना है। 2 ही अंक है तो इसका मतलब आपको रिपीट करना है। तो अब आपको कैसे रिपीट करना होगा, 2 बार रिपीट करना होगा। बड़ी संख्या बनाते हैं। अब इसी से अगर मैं बड़ी संख्या बनाने जाऊं तो क्या होगा, बड़ी संख्या यानी 8, ये लिख दिए। अब 8 के बाद हम फिर क्या करेंगे भाई, इसमें अब हमको रिपीट करना, क्योंकि मेरे पास अब केवल एक ही अंक है, ये 5, इसको हमको सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि हम 8 को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो 8 हो गया, फिर 8 लिख दीजिए, फिर 8 लिख दीजिए और उसके बाद से 5 लिख दीजिए। ये क्या हो गया,
इन्हीं दो का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटी वाली को लिख दीजिए 5 और छोटी को ही क्या कीजिए 2 बार रिपीट कर दीजिए, फिर एक बार और 8 लिख दीजिए। ये क्या हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इन दोनों का प्रयोग करके। आएगा समझ में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हम देखते हैं 5604। ये केस जरा ध्यान दीजिए 5604। जब आपके सामने उसमें 0 आ जाता है तो यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है और उस पर हम ध्यान देते हैं कि कैसे। जैसे अगर 5604 यहाँ पर अगर से 4 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब हो जाएगा, फिर वही हम क्या करेंगे भाई, सबसे बड़ी वाली को पहले लिख दिए, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, ये 6540, इसका प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। जब छोटी संख्या की बात करेंगे तो भाई सबसे छोटे को पहले लिखते हैं, सबसे छोटे को पहले लिख दिए, फिर उसके बाद 4 लिख दिए, उसके बाद 5 लिख दिए और उसके बाद हम क्या कर दिए 6 लिख दिए। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या। क्या ये सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंकों की? पहले यही बताइए कि क्या ये 4 अंकों की संख्या है? आपका जवाब होगा नहीं। जब यहाँ इकाई इस 1000 वाले प्लेस पे यानी सबसे इधर वाले प्लेस पे जब भी किसी भी संख्या में बाएं साइड में 0 आ जाता है तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये 1000वां प्लेस यहाँ पर है तो इसका स्थानीय मान अभी मैं बताया हूँ 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होता है। तो इस वाले स्थान का जब वैल्यू ही 0 हो गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो संख्या तो केवल कितनी अंकों की हुई? 3 अंकों की हुई, जबकि हमको बनाना था 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या, इसीलिए यहाँ पर बस पैटर्न में थोड़ा सा चेंज होता है कि जब आपको छोटी संख्या बनानी है निश्चित अंकों से और उसमें 0 आ जाता है तो हम करते क्या है कि 0 से जस्ट बड़ा वाला अंक यानी 4 को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद जितना भी 0 है 0 चिपका दीजिए। एक बार 0 इसमें आया था, एक 0 लगा दिए। अब उसके बाद से फिर 4 से बड़ा कौन सा है भाई? 5 है तो 5 लिख दीजिए, फिर उससे बड़ा 6। पैटर्न सेम वही है, लेकिन हमको पता है कि हम पहले स्थान पे 0 को नहीं रख सकते तो हमेशा 0 को शिफ्ट कर देते हैं और उससे जस्ट बड़े वाले को पहले लिख देते हैं। और अब ये बना जो संख्या है 4056 4056, ये क्या है? इनका प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है। इसी तरह से अगले पे आते हैं 5700। इन 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो बड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी को आप इधर रखेंगे, उससे छोटा और 2 बार 0 कितना भी लगाते जाए उसका अस्तित्व रहेगा और वो उसी तरह से इस अंक को संख्या को बनाता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप आएंगे और आपको 0 यहाँ पर यूज हुआ है और आपको यहाँ पर ये बनाना है सबसे छोटी संख्या, तो अब आप इस 0 को पहले नहीं रख सकते, क्योंकि 0 को पहले रखेंगे तो फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, संख्या केवल 2 अंकों की बनेगी। तो पैटर्न क्या होगा भाई? फिर 0 से बड़ा जो है यानी 5, इसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद ये 2 बार 0 लिख देंगे, 2 बार 0 आया था, और उससे बड़ी वाली संख्या 7 ये लिख देंगे। ये 5007 जो संख्या बनी है ये इसका इस्तेमाल करके बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। पैटर्न आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न सेम चल रहा है, बस हमको क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है और आपको जवाब मिलता जाएगा। आगे आते हैं, थोड़ा स्थानीय मान और जातीय मान पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो मैं यहां लिखा हूं संख्या 54,321 54,321 में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग और अंतर बताइए। 2 क्वेश्चन एक ही में मर्ज हैं, एक बार आपसे हो सकता है पूछ ले आपसे कि योगफल बताइए, हो सकता है आपसे पूछ ले कि अंतर बताइए। तो यहां पर देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब ये एक संख्या है, इसमें आपको क्वेश्चन आ रहा है कि 3 कहां है भाई? यहां है। इस 3 के स्थानीय मान और जातीय मान, मैं आपसे पूछूं 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान 3 और उसके बाद से जितना मैं क्या बताऊं, जितना उसके बाद अंक है उतना 0 चिपका दीजिए। 3 है, 2 बार 0 चिपका दिए, 300, यही क्या हो गया? इसका स्थानीय मान हो गया। और अगर मैं जातीय मान की बात करता हूं तो जातीय मान क्या होता है? जो मुखड़े पे है वही जातीय मान है। तो यानी ये 3 है तो इसका जो सामने ये दिख रहा है 3, तो इसका जातीय मान क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अब बोला क्या है कि इनका योग बता दीजिए या फिर अंतर बता दीजिए। तो क्वेश्चन में योग और अंतर निकालना तो आपको आराम से आता है, बस क्वेश्चन में जज क्या कर रहा है कि आप स्थानीय मान और जातीय मान परफेक्टली खोज पाते हैं कि नहीं। तो एक अंक इसी 3 की बात किया तो 3 का स्थानीय मान 300, जातीय मान यानी फेस वैल्यू 3। अब योग पूछेगा तो जोड़ दीजिए, हो जाएगा 303, और अगर आपसे अंतर पूछ लेता है तो ये हो जाएगा 297। समझ गए? बहुत आसानी से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
बस हमको स्थानीय मान और जातीय मान खोज के ले आना है, और जो बोल रहा है, जो प्रक्रिया बोल रहा है, वही प्रक्रिया हमको अप्लाई कर देना है। योग बोला है तो पहले स्थानीय मान निकाल लीजिए, जातीय मान निकाल लीजिए। योग बोला है तो जोड़ दीजिए 303, अंतर बोला है तो घटा दीजिए 297। बस अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या 54246 54,246 में 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताइए। केवल स्थानीय मानों। अब गुणनफल गुणा करेंगे तो केवल किसी न किसी दो संख्या का गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल, इसका मतलब यहाँ पर 4 2 बार आया होगा, और आप देख भी रहे हैं कि 4 यहाँ पर क्या है, 2 बार आया हुआ है। तो एक बार 4 यहाँ है, एक बार 4 यहाँ है। किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान हमेशा भिन्न भिन्न होता है अलग अलग स्थानों की वजह से। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 4 है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, जरा बताइए आप। 4 है और इसके बाद केवल एक अंक है, तो 4 के बाद एक 0 चिपका है ना, हो गया। और इस वाले 4 का अगर मैं आपसे स्थानीय मान पूछूं तो 4 और उसके बाद 1 2 3 0 चिपका देता हूं। 4 के बाद 1 2 3 0 हो गया। इस वाले 4 का स्थानीय मान ये हो गया, और इस वाले 4 का स्थानीय मान ये हो गया। मांगा क्या है भाई, दोनों का गुणनफल बताइए। दोनों का गुणनफल गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 16,000। यही क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। अब अगर मैं आपसे बात करूं, 16,000 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक संख्या हो गई। अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मानों का गुणनफल की बात किया था, तो हमको किसी भी संख्या में अगर किसी एक ही मान स्थानीय मान की बात किया है तो यानी 2 बार आया होगा। दोनों स्थानीय मान अलग अलग निकाले गए हैं, 4000 और 40, और उसके बाद से फिर क्या किया गया है, उसको गुणा कर दिया गया है, क्योंकि गुणनफल पूछा था। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आप चाहूंगा कि एक बार आप पढ़ के, एक बार खुद से दिमाग लगा के, वीडियो पॉज करके लगाने की कोशिश जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसको आप अपने से लगा पाए कि नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही। तो अगर आप इसको लगा सकते हैं तो इसका मतलब मैं मान लूंगा कि इसके पहले का जितना मैं पढ़ाया हूं आप सब बखूबी समझ गए हैं, और बहुत आसानी से आप सारी चीजों को, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप बहुत आसानी से उसको हल कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। 07592, ये आपको 5 अंक मिले हैं, का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, और उसमें 7 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान से भाग का भागफल बताइए। 7 के स्थानीय मान में 5 के स्थानीय, तो स्थानीय मान को भी किनारे करते हैं। पहले तो बोला है कि इनका प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो चलिए लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, क्या होगा भाई, सबसे छोटी संख्या लिखना, और 0 आ चुका है इसमें, तो 0 को तो हम पहले नहीं लिख सकते हैं, तो 0 से जस्ट बड़ा 2 इसको लिख देते हैं, उसके बाद 0 लगा देते हैं, और उसके बाद से फिर उससे बड़ा क्या आएगा, 5 फिर 7 फिर 9। इसका मतलब 5 फिर 7 फिर 9, ठीक है। ये क्या हो गया, इनका प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। पैटर्न वही है जो आप उसको पहले सीख चुके हैं। 0 आया है तो 0 को हम पहले नहीं लिख सकते, तो उससे जस्ट बड़े वाले को पहले लिख दिए हैं, 0 को बाद में लिखे हैं, फिर उसी तरह से छोटे से बड़े के क्रम में लिख दिए। अब ये निर्धारित वो संख्या बन गई है जिसकी ये क्वेश्चन में बात कर रहा है। अब इसमें हमसे पूछ क्या रहा है भाई, 7 के स्थानीय मान, 7 कहाँ है, ये है, और इसका स्थानीय मान तब क्या हो जाएगा भाई, 7 है, एक अंक और है तो 0 चिपका दो, 70। ये 7 का स्थानीय मान हो गया। 7 के स्थानीय मान में 5 के जातीय मान, 5 कहाँ है, ये है, और जातीय मान मतलब जो सामने है वही, 5 का जातीय मान 5 ही हो गया। तो 5 के जातीय मान से क्या करना है हमको, भाग का भागफल बताइए। यानी इसके स्थानीय मान में 5 के जातीय मान से भाग जब देते हैं तो भागफल कितना होगा, तो 70 में आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 25 70। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए और लगा लिए अच्छे से, तो मैं आप विश्वास कर सकता हूं कि आप इसके पहले के सारे क्वेश्चन और स्थानीय मान जातीय मान में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप सब बहुत आसानी से लगा लेंगे, और सब कुछ अच्छे से समझ लेंगे, सामने किसी को समझा भी लेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में ये जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है, इससे आपको जितनी भी चीजें समझनी थी वो सारी चीजें आप यहाँ पर समझ चुके हैं। आप इस वीडियो में ये समझ चुके हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है, संख्याओं को लिखने की पद्धति, संख्याओं को लिखने की पद्धति को बांटा कैसे जाता है, दार्शनिक पद्धति, द्विआधारी, और उसके बाद 2 और पद्धतियां।
इन सब के बारे में आप डिस्कस कर समझ चुके हैं कि ये किस आधार पे बट रहे हैं। उसके बाद सिर्फ मैं आपको दार्शनिक पद्धति में लेके आया हूँ। उसमें आप ये जाने हैं कि दार्शनिक पद्धति में संख्याओं को लिखते हैं तो उसमें स्थानीय मान जातीय मान होते हैं, वो क्या होते हैं ये आप जाने हैं। उससे रिलेटेड फैक्चुअल पॉइंट्स जाने हैं जो आपको नोट करने थे, ताकि आपके क्वेश्चन पेपर में सटीक सीधे सीधे वो आते हैं और आप उसका इस्तेमाल करके तुरंत उत्तर बताएंगे। और उसके बाद फिर इनसे रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगामी और आपके बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस को लाने वाला हूँ। तो अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, सुझाव है, कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। नहीं तो इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।